पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं कि नानग्यो शिंशु के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाना चाहती तो है, पर उसे लगता है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। इसलिए वो झिझक के साथ कहती है कि सॉरी, मुझे ठीक से नहीं आता, मैं सीख लूंगी ताकि तुम्हें दर्द ना हो। ये सुनकर शिंशु उसे हक करके मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, तुम्हारा टच मुझे दर्द नहीं, बस थोड़ा गुदगुदी जैसा लगता है। अब नानग्यो का डर थोड़ा खत्म हो जाता है। देन इतनी इंटीमेसी के बाद भी शिंशु उस रात पैक्ट बनाने से मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों बहुत थक गए हैं, आज बस आराम करते हैं। अब रात को सोते हुए नानग्यो सोचती है कि मैं अपने प्यार से शिंशु के दिल की नफरत मिटा दूंगी। ऐसे मुझे अपने भाई को भी खोना नहीं पड़ेगा और ना ही शिंशु को। अगले दिन दिखाते हैं कि लिंजुआन अकेले बैठा खुद को इनहेबिटर इंजेक्ट कर रहा होता है, बट उसे ये फील होता है कि इसका असर पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। तभी सीयू वहां पर आ जाता है तो लिंजुआन उसे ये बात बताता है, तो वो कहता है कि इनहेबिटर का ज्यादा यूज रेसिस्टेंस पैदा करता है। ये सुनकर लिंजुआन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में कंप्लेन करता है कि मोंगांग में मुझे ट्रैप कर दिया गया था, जिससे ना सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद हुआ बल्कि वो फ्रेगमेंट भी गया। देन वो सीयू से डिमांड करता है कि उसे किसी इन के साथ दोबारा मैच मेकिंग का मौका दिया जाए, क्योंकि उसे डर है कि बिना बॉन्डिंग के वो अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन सीयू बिल्कुल कोल्ड तरीके से जवाब देता है कि तुम अपना चांस पहले ही बर्बाद कर चुके हो शिंशु से हार के। ये सुनकर तो उसका दिल ही टूट जाता है और वो पूछता है क्या हम दोनों दोस्त नहीं है, तो सीयू बिना इमोशंस के बोलता है कि मैं किसी रेन से दोस्ती नहीं करता। और ये बात लिंजुआन को अंदर तक चुभ जाती है। अब बाद में लिंजुआन नानग्यो से मिलने आता है जो एक रूम में बैठी थी। लिंजुआन वहां घुसकर उस डोर को लॉक कर देता है और सीधा सवाल करता है कि तुमने और शिंशु ने पैक्ट नहीं बनाया है ना। नानग्यो मना करने लगती है तो लिंजुआन उस दिन की बात याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से उसे इनहेबिटर इंजेक्ट करते हुए देखा है, जबकि तुम्हें खुद उसे शांत करना चाहिए था। अब नानग्यो उसकी बात उसे अनकंफर्टेबल हो जाती है। देन लिंजुआन उसकी उंगली पर लगी हुई खरोच से खून निकलते देख कहता है मैं इसे टेस्ट करके बता सकता हूँ कि तुमने पैक्ट बनाया है कि नहीं। ये कहकर आगे बढ़ता ही है कि सीन यहीं कट हो जाता है। फिर जब शिंशु उस रूम में आता है तो दोनों को साथ देख कुछ और ही समझ लेता है, क्योंकि लिंजुआन ने नानग्यो का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए। अब शिंशु लिंजुआन को फौरन से दूर करता है और नानग्यो के हाथ की चोट को देख पूछता है क्या इसने तुम्हें हर्ट किया, तो वो कहती है नहीं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब लिंजुआन नानग्यो के पास आ रहा था तो नानग्यो को डरते हुए देख वहीं रुक जाता है और बेचारा बहुत ही गुस्से और थकी हुई आवाज में कहता है लगता है मैं विलन बनने लायक ही नहीं हूँ, और फिर वो उसकी चोट पर बैंडेड लगा देता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लिंजुआन उनके सामने एक डील रखता है। डील ये होती है कि वो उन दोनों को तीसरे फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बदले नानग्यो सीयू को कन्विंस करेगी कि उसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे। अब नानग्यो डील मान लेती है और लिंजुआन जब अपना हाथ बढ़ा के डील सील करने चाहता है तब शिंशु बीच में आकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। देन दोनों ही अपना हाथ साफ करने लगते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही पकड़ लिया हो। दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड गैरेज में सीयू की मीटिंग होती है डायरेक्टर शिया से, वही जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की हेड है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि सीयू अभी तक वो फ्रेगमेंट हासिल नहीं कर पाया है तो वो परमिशन देते हुए कहती है कि फ्रेगमेंट लेने के लिए एक्सट्रीम मेथड यूज करो। अब सीयू के जाते ही वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और तब रिवील होता है कि डायरेक्टर शिया ने उसे सीयू पर नजर रखने के लिए प्लांट किया था। डायरेक्टर शिया से हमें यहाँ एक बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है कि पहले इनहेबिटर उन्होंने अपने ही खून से बनाया था। वो कहती है कि अगर कभी रियल क्योर आ गया इस वायरस का तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वो रुथलेसनेस को इनकरेज करती है कि वायरस का क्योर बने ही नहीं, ताकि इनहेबिटर यूज होते रहे और वो अच्छी खासी अमीर बनते रहे। इसलिए वो चाहती है कि वो फ्रेगमेंट किसी के भी हाथ न लगे। यहाँ नानग्यो सीयू को मैसेज करती है कि लिंजुआन को ट्रांसफर करो और उससे एक हफ्ते के लिए मुझे लोन पर दो, और बदले में वो उसे माफ करने का वादा करती है। सीयू को उसकी सेफ्टी की चिंता तो होती है पर फिर भी वो मान जाता है और एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन फ्रेगमेंट्स के पीछे भागना बंद करो। तो वहीं डायरेक्टर डिंग और शिंशु एक जगह बैठकर बात करते हैं। शिंशु बातों बातों में कन्फेस करता है कि मैंने ही नानग्यो को अपनी टॉर्चर वाली वीडियो दिखाई थी। जब वो कुछ टाइम के लिए नानग्यो से दूर हुआ था तब उसे समझ आया कि वो उससे कितना गहरा प्यार करता है, पर उसे गिल्ट होता है नानग्यो को देखकर कि वो अपने भाई के गुनाहों का बोझ खुद उठा रही है, और इसी गिल्ट की वजह से शिंशु
शिंशु अभी तक उसके साथ पैक्ट नहीं बना रहा। डायरेक्टर डिंग शांत अंदाज में उससे कहते हैं कि बदला लेना एक ट्रेन जैसा होता है जो मौत के मुंह की तरफ जा रही हो। अगर तुम उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम उन लोगों को बचा लो जो उस ट्रेन में बैठे हैं। और ये बात शिंशु के दिल में घर कर जाती है। फिर दिखाते हैं कि शिंशु, नॉनग्यो और लिंजुआन तीनों मुंगांग सिटी के डेजर्ट जोन की तरफ निकलते हैं और लिंजुआन उन तीनों को स्कार्फ देता है जिससे वो तीनों वहाँ के लोगों के बीच घुल मिल सके। शिंशु खुद नॉनग्यो के गले में स्कार्फ लपेट देता है, वो भी बहुत प्यार से और धीरे से, जिसे देख लिंजुआन इरिटेट हो जाता है। फिर वो लोग एक बॉक्सिंग क्लब पहुंचते हैं। वहाँ आते ही लिंजुआन अपनी पुरानी जीती हुई फाइट्स याद करता है। जब सीयू ने यहाँ उसे अकेले भेजा था वो बॉक्सिंग फाइट इसलिए करता है क्योंकि प्राइस में एक फ्रेगमेंट था, लेकिन अपने 9th अपोनेंट को हराने के बाद भी उसे वो फ्रेगमेंट नहीं मिलता बल्कि उसे एक मैनहोल कवर दिया जाता है। वो बॉक्सिंग रिंग के ओनर से जब इस बारे में पूछता है तो वो कहता है उसके लिए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। प्रेजेंट में लिंजुआन जब शिंशु को ये सब बताता है तो वो कहता है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब फिलहाल के लिए उस रात वो लोग एक होटल जैसी जगह पर ठहरते हैं और शिंशु और नॉनग्यो अलग रूम में रुके थे। शिंशु बड़े प्यार से नॉनग्यो को कंफर्ट करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाहों में सो जाती है। ये पल बहुत ही प्यारा लगता है। अब अगले दिन ये तीनों लूजी, जो कि बॉक्सिंग क्लब का ओनर है, उससे मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें फील हो जाता है कि आसपास के लोग उन पे नजर रख रहे हैं, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बाहर शिंशु की नजर अपने ही एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। अब सिचुएशन खराब होते देखकर वो लिंजुआन और नॉनग्यो को वहां से भेज देता है। अब रास्ते में उन्हें सीयू की सेक्रेटरी मिलती है जो बताती है कि सीयू ने ही मुझे नॉनग्यो को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, इसलिए अब नॉनग्यो उसके साथ चली जाती है और लिंजुआन को शिंशु के पीछे भेज देती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन रास्ते में सीयू की असिस्टेंट नॉनग्यो को धोखा दे देती है और अब उसका ये प्लान होता है कि यहाँ जो भी खतरनाक रैन रहते हैं जैसे क्रिमिनल, मर्डरर्स, वो नॉनग्यो को उनके हवाले कर देगी। दूसरी तरफ जो लोग शिंशु पर नजर रख रहे थे वो उसे पकड़कर उनके बॉस के पास ले जाते हैं और वो बॉस कोई और नहीं शिया होती है जो शिंशु की असिस्टेंट थी। वैसे अब वो बॉक्सिंग क्लब ओनर की वाइफ है और यहाँ ये भी रिवील होता है कि वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के हेड की बेटी भी है। शिंशु ये जानकर थोड़ा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसके पोस्टर क्यों लगवाया आखिर, तो वो मान लेती है कि वो शिंशु से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। भले उसकी शादी हो गई हो पर प्यार तो वो अभी भी उससे ही करती है और साथ ही ये भी बताती है कि फ्रेगमेंट वाली पूरी कहानी बस एक जाल थी ताकि उसकी मॉम यानी डायरेक्टर शिया सीयू और उसकी पूरी टीम को खत्म कर सके। यहाँ शिंशु को उसकी बातों से ये भी पता चल जाता है कि नॉनग्यो अभी खतरे में है, तो वो उसे गुस्से में घूर कर वहाँ से चले जाता है नॉनग्यो को बचाने। वैसे यहाँ सीओ के सेक्रेटरी का प्लान तब फेल हो जाता है जब कुछ रॉबर्स उसकी कार हाईजैक कर लेते हैं और नॉनग्यो और इनहेबिटर को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि लीशा का बर्थडे होता है, इसलिए सीओ खुद उसके लिए डिनर बना रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या कोई गिफ्ट नहीं लाया मेरे लिए, तो वो कहता है लाया हूँ ना, मेरी ये वाली पॉकेट चेक करो। लेकिन उस पॉकेट में तो बस एक नॉर्मल सी डिजिटल वॉच निकलती है क्योंकि वो लीशांग को बस टीज कर रहा था। तभी लीशांग देखती है कि वॉच पर तो नॉनग्यो का हेल्प वाला मैसेज लिखा हुआ है। ये देख सीयू घबरा जाता है और तुरंत शिंशु से कॉल पर नॉनग्यो के बारे में पूछता है, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि नॉनग्यो सच में किडनैप हो गई है। अब सीयू उसे बताता है कि मुझे नॉनग्यो की डिजिटल वॉच से उसकी लोकेशन मिल रही है, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से उसे ढूंढो। यहाँ वो रॉबर्ट्स पता नहीं क्यों पर नॉनग्यो को एक जगह छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और नॉनग्यो वहाँ कहीं छुप जाती है। जब तक उसे कोई बचाने नहीं आता तब तक अब ऐसे ही रात हो जाती है। तभी कुछ रैन का ग्रुप उसे उसकी खुशबू से ढूंढ लेता है और नॉनग्यो काफी डर जाती है और वो लोग जैसे ही उस पर अटैक करने वाले होते हैं तभी सीयू वहां पहुंचकर हवा में गन शॉट फायर कर देता है और उसने जानबूझकर अपनी उंगली काट ली होती है ताकि उसका खून गिर सके और खून की स्मेल से सारी रैन गर्ल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है। तो वो एक एक करके सबको मार देता है पर लास्ट में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी लीशांग आकर उसे बचा लेती है और बाकी रैन का काम तमाम कर देती है। लेकिन अभी भी जो लड़के थे वो बचे थे। अब वो लोग उन दोनों पर
फायरिंग करने लग जाते हैं। तो सीयू फौरन से लीशांग को प्रोटेक्ट करता है अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी थी, क्योंकि लिन जुआन ने आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया था एक मैन होल कवर की मदद से। वो रैन ये देख अभी भी हार नहीं मानते। एक रैन अपना कबूतर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भेजता है, तो लीशांग मैन होल पर चढ़ती है और सीयू उस मैन होल पर फायर करता है, जिससे वो उछलकर आसमान में उन कबूतरों को मार देती है। लेकिन बाद में अनगिनत कबूतर उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। तब अचानक आसमान में शिशु अपने ड्रैगन पर बैठकर आ जाता है और सारे कबूतरों को खत्म कर देता है। ये देख जितने भी रैन थे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और लड़ाई के एंड में नॉनग्यो की आंखों में आंसू होते हैं। वो देखती है कि कैसे उसकी फैमिली और दोस्त सब एक साथ खड़े होकर सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। अब वो चारों उसकी तरफ आते हैं और शिशु और सीयू साथ में नॉनग्यो की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो वो दोनों का ही हाथ पकड़ लेती है और उनकी टीम वर्क की तारीफ करती है। लेकिन शिशु और सीयू तुरंत साथ में कहते हैं कि वो दोबारा साथ में काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। देन नॉनग्यो अपने भाई को डांटती है कि वो अपने ही सेक्रेटरी को पहचान नहीं पाया और उसने कैसे उन्हें धोखा दे दिया। तो सीयू प्रॉमिस करता है कि वो इस बात की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। शिंशु थोड़ा कोड बिहेव करते हुए सीयू से दूरी बना लेता है, लेकिन बाद में अकेले नॉनग्यो को वार्न करता है कि वो कभी भी दोबारा अकेले एक्शन ना ले। और नॉनग्यो भी कन्फेस करती है कि वो चाहती है कि वो और उसका भाई फिर से साथ आ जाएं। आज उसे उन दोनों को साथ में काम करते देख बहुत खुशी हुई, लेकिन वो शिंशु को फोर्स नहीं करती इस बात के लिए, क्योंकि वो जानती है शिंशु को सीयू से नफरत है। फिर ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सीयू पहली बार लीशांग की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ जाए और उससे वही किस करने लगता है। दोनों के बीच का ये बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो 12 बजे से पहले वापस घर आ जाएगा ताकि उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और वहाँ से वो उसके लिए गिफ्ट लेने चले जाता है। वो उसे एक सेंट गिफ्ट करने वाला था जो उसने खुद बनाई थी और ये वो लीशांग को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ असेशियंस उसके घर में घुसकर लीशांग पर अटैक कर देंगे। अब जब वो घर लौटता है तो लीशांग को बहुत ही जख्मी और मरी हुई हालत में पाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर लीशांग कहती है कोई फायदा नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक विश करनी है। तो सीयू पहली बार रोते हुए उसका केक निकालता है और उस पर कैंडल्स जलाता है। और लीशांग अपना ये वाला बर्थडे सीयू के साथ सेलिब्रेट करती है, क्योंकि पहले दो बर्थडे उसने अकेले सेलिब्रेट करे थे। आज उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। सीयू उसे रोते हुए किस करने लगता है, लेकिन अब वो मर चुकी थी। ये देख सीयू पूरी तरह टूट जाता है और उसे काफी दर्द और पछतावा होता है कि उसने लीशांग की फीलिंग्स को पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट करा। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तो वहीं डायरेक्टर शिया आज काफी खुश होती है, क्योंकि उसने ही तो लीशांग को मरवाया था। अब जब वो ही जिंदा नहीं है तो सीयू भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वहीं अगली सुबह नॉनग्यो और शिंशु अपने मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी आजादी को दोबारा फील करते हैं। तभी सीयू उनके घर आ जाता है और फाइनली अपने पास्ट के मिस्टेक्स को मान लेता है और एक्सेप्ट करता है कि रैन भी गहरा प्यार और रिग्रेट महसूस कर सकते हैं। उसका दिल बस पछतावे से भरा होता है जो शायद कभी हल्का नहीं होगा। पर वो उसे लीशांग के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो मर चुकी है, और ये भी रियलाइज करता है कि उसकी बहन शिंशु के साथ बहुत खुश है। इसलिए वो ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स होता है कि उसके मरने के बाद भी उसकी बहन एटलीस्ट खुश और प्रोटेक्टेड तो रहेगी। वैसे नॉनग्यो जब अपने भाई सीयू को रैन के साथ किए गए पास्ट क्राइम्स का गिल्ट और रिग्रेट एक्सेप्ट करते हुए देखती है तो उसका दिल भर आता है। दोनों भाई बहन थोड़ी देर के लिए मजाक वगैरह भी करते हैं कि कैसे वो मिलकर ब्यूरो को एक्सपोज करेंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर शिशु का दिल अभी भी अनईजी रहता है। देन चुपके से सीयू डायरेक्टर शिया के साथ एक डील सेट करता है। वो पहले 2 फ्रेगमेंट जो नॉनग्यो के पास थे वो डायरेक्टर शिया को दे देता है, बस उसके बदले वो ये शर्त रखता है कि नॉनग्यो और शिंशु सेफ रहे। डायरेक्टर शिया उसकी शर्त मान लेती है, लेकिन एक बहुत ही घटिया कंडीशन रखती है कि गद्दार का नाम मिटाने के लिए सीयू को मरना जरूरी है। वैसे भी लीशांग की डेथ के बाद सीयू अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका था। अब वो एक खाली और बंजर बिल्डिंग में जाकर मरने की तैयारी करता है। तभी नॉनग्यो की वॉच पर उसे सीयू के कंडीशन के बारे में अलर्ट मिल जाता है, क्योंकि दोनों सिबलिंग्स की वॉच खतरे के बारे में
एक दूसरे को बता सकती थी। अब घबरा कर वो और शिंशु उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। अब बिल्डिंग को कोलैप्स होते देख शिंशु नॉनग्यो को वहीं रुकने का कहकर सीयू को अंदर लेने चले जाता है। सीयू ने उस बिल्डिंग को बम लगाकर गिराने का प्लान किया था जिसके नीचे आकर वो मर जाएगा, इसलिए बिल्डिंग धीरे धीरे टूट रही होती है। तभी शिंशु उसे देख लेता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सीयू ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो शिंशु को गुस्सा दिला रहा होता है। बार बार चुटकी बजा के वो उसे उसके घुटनों के बल बैठा के हंस रहा होता है कि वो बस उसका पालतू डॉग है। वो शिंशु की हिम्मत को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली वो नॉनग्यो के लिए उसकी बातें सहन कर रहा था। अब सीयू समझ जाता है कि शिंशु हार नहीं मानेगा, तो वो उसे उसकी लाइफ का एक भयानक सच बताता है कि शिंशु के पेरेंट्स को मारने वाली टीम को भेजने वाला वही था। अब ये सुनकर शिंशु के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं फ्रीज हो जाता है और सीयू उसकी पीठ से उतर जाता है और पूरा सच बताने से पहले ही उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और काफी सारे पत्थरों के बीच कहीं गायब हो जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि अब वो अपने आगे की लाइफ लिशियांग के साथ हेवन में ही बिताएगा। तो वहीं जब नॉनग्यो ये देखती है कि उसका भाई नीचे कूदा है और शिंशु ने उसे बचाया भी नहीं, तो वो गुस्से में फूट पड़ती है और शिंशु को इस बात के लिए ब्लेम करने लग जाती है। तब शिंशु उसे बताता है कि उसने मेरे पेरेंट्स को मरवाया है, उसने अभी खुद ये बात मुझे बताई, वो मरना डिजर्व करता है। और नॉनग्यो से कहता है कि वो अपने भाई को भूल जाए। ये सुनते दर्द और गुस्से में नॉनग्यो उसे खींच के थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने भाई को छोड़ तुम्हें चुनूंगी। और भागकर नीचे आती है और अपने भाई को ढूंढने लग जाती है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वही शिंशु गुस्से में कहता है, जब मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ ही नहीं तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया क्यों बनाऊं, आज के बाद मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तभी बिल्डिंग के कुछ और पार्ट्स गिरने लगते हैं जिससे नॉनग्यो बेहोश हो जाती है, पर शिंशु बस चुपचाप खड़े हुए उसे देखता रहता है। और अचानक वहाँ उसका पेट ड्रैगन आ जाता है, क्योंकि शिंशु का दिल उसे बचाना चाहता था और वो ड्रैगन की मदद से नॉनग्यो को बचा लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब नॉनग्यो को होश आता है तो शिंशु उसे प्यार से देख रहा होता है। नॉनग्यो उसे सीयू के बारे में पूछती है तो शिंशु उस बात का जवाब देने से बच रहा होता है और बहाने से वहाँ से चली जाता है। ये देख नॉनग्यो को सच समझ आ जाता है कि सच में उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा और वो रोने लग जाती है। तभी लीजुआन वहाँ पर आकर उसे सच बताता है कि मरने से पहले आखिरी बार सीयू उससे मिलने आया था और उसने अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगी और एक लास्ट मिशन देकर गया कि डायरेक्टर शिया को धोखा देना, यानी उसने जो फेक फ्रेगमेंट डायरेक्टर शिया को दिए थे बस उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बदल देना ताकि डायरेक्टर शिया को लगे कि उसके पास असली फ्रेगमेंट है। सीयू मरने से पहले ही सारा इंतजाम कर चुका था, उसने लिंचुआन को भी ब्यूरो से फ्री कर दिया था और नॉनग्यो के लिए एक लेटर छोड़ा था। लिंचुआन नॉनग्यो को वो लेटर देता है। सीयू उसमें नॉनग्यो से कहता है कि वो जितना चाहे उतना रो सकती है, लेकिन रोने के बाद दोबारा मत रोना, और उसे समझाता है कि लिशियांग मर चुकी है, इसलिए बीमारी से धीरे धीरे मरने से बेहतर था अपनी शर्तों पे मरना। देन वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे लिशियांग के साथ ही दफनाना, और वो ये भी बताता है कि उसने नकली फ्रेगमेंट डायरेक्टर शिया को असली बताकर दिए हैं ताकि शिंशु और वो जिंदा रह सकें। और फिर वो नॉनग्यो से हाथ जोड़ के विनती करता है कि वो पागलपन वाली बदले के बजाय चुपचाप ब्यूरो के पर्पस को खत्म करे। और ये लेटर पढ़ के नॉनग्यो काफी रोती है। वैसे सीयू की डेथ के बाद नॉनग्यो और शिंशु के बीच दूरियां आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो शिंशु की लाइफ से चली जाएगी, इसलिए वो सामान पैक कर रही होती है। वो उनके बीच का जो रैन और इन वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल कर देती है और अपनी लाइफ आजादी से जीने का फैसला करती है। उसका मानना होता है कि वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते क्योंकि शिंशु के पेरेंट्स की डेथ में उसके भाई का हाथ था। शिंशु उसे रोकने की डेस्परेट कोशिश करता है, लेकिन नॉनग्यो सच बोल देती है कि उसे शिंशु को देखकर सिर्फ वही पल याद आता है जब वो उसके भाई को बचा नहीं पाया था। अब जब नॉनग्यो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। शिंशु उस दरवाजे की चाबी नहीं देता और कन्फेस करता है कि चाहे उसने दिमाग से नॉनग्यो को निकालने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, लेकिन उसके ड्रैगन ने उस दिन उसे बिना सोचे समझे बचा लिया था, जो प्रूफ है कि उसका दिल पहले ही नॉनग्यो को चुन चुका है। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर कहता है अगर उन दोनों के बीच प्यार मुमकिन नहीं है तो ना सही वो नॉनग्यो को हॉस्टेज बनाकर अपने पास रखेगा जब तक उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे का पूरा सच सामने नहीं
आ जाए। अगर प्यार खत्म हो चुका है तो भी वो नफरत के रिश्ते से ही सही दोनों को एक साथ बांध के रखेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो नॉनगियो को खाना खिलाने के लिए ब्रेकफास्ट को एक गेम बना देता है और रिवॉर्ड के तौर पर अपनी घर की चाबियां ऑफर करता है। अब नॉनगियो थोड़ा बहुत खाने के बाद उसके पास चाबियां ढूंढने लगती है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके हाथ आसानी से उन चाबियों को नहीं आने देता है। अब नॉनगियो समझ जाती है कि वो अभी भी उसे मैनिपुलेट कर रहा है। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और गुस्से और दर्द में वो शिंशु के ऊपर बैठकर उसे पैशनेटली किस करने लगती है, सिर्फ इसलिए ताकि अगले ही पल उसे टॉन्ट मार सके कि उसने उसके इमोशंस को भी एक टूल की तरह यूज किया, जिस वजह से शिंशु भी सही में हर्ट हो जाता है। अब उसे किसी से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो अपने साथ उन दोनों फ्रेगमेंट्स को ले जाता है और साथ ही नॉनगियो को वार्निंग देता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो उन दोनों फ्रेगमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। देन कैट ईयर्स कैफे आकर वो सीयू के एक सबऑर्डिनेट से मिलता है जो मरने के करीब होता है। वो शिंशु के सामने उसके पेरेंट्स की मौत का सारा सच उगल देता है। वो बताता है कि डायरेक्टर शिया ने तुम्हारे अंदर के वायरस की वजह से तुम्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो तुम्हारे वायरस पर रिसर्च करना चाहती थी और इसी सिलसिले में हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने तुमको हमें देने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे साथी को गुस्सा आया और उसने बेकाबू होके तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। उसके बाद सीयू को भेजा गया सब कुछ कवर अप करने के लिए और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, और वहीं से तुम्हारी इनह्यूमन ट्रेनिंग शुरू हुई। अब इस कन्फेशन से शिंशु को क्लियर हो जाता है कि सीयू के एक्शन के पीछे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। यहाँ घर पर नॉनगियो लीशियांग की चीजों को देख रही होती है। जब वो उसका फोन अनलॉक करती है तो उसमें काफी सारे लीशियांग और सीयू के फोटो देख नॉनगियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे उनके फोटो के बीच एक फोटो और मिलती है, जिससे उसे एक सच और पता चल जाता है कि जिस वीडियो में सीयू शिंशु को टॉर्चर कर रहा था वो वीडियो शिंशु ने खुद जानबूझकर नॉनगियो को दिखाया। तब नॉनगियो को रियलाइज होता है कि शिंशु का उसके करीब आना भी एक प्लान्ड रिवेंज का हिस्सा था, और इसी शौक में वो गैस पर रखा हुआ उबला हुआ पानी भूल जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब शिंशु घर आता है तो गैस की स्मेल आते ही जल्दी से किचन में जाकर गैस को बंद करके दरवाजा खिड़कियां खोल देता है। तब उसे नॉनगियो की फिक्र होने लगती है तो वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास आता है और देखता है कि वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से बेहोश हो गई है, इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर से उसे पता चलता है कि नॉनगियो की बॉडी में एफिनिटी ए वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब शिंशु नॉनगियो की इस हालत में तो उससे परमानेंट बॉन्ड नहीं बना सकता था, इसलिए वो परेशान होता है कि अब वो क्या करे। तभी डायरेक्टर डिंग आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम ब्लड एक्सचेंज करो। अब शिंशु उसे बचाने के लिए ऐसा ही करता है और अपना वायरस यूज करके उससे ब्लड एक्सचेंज करता है, लेकिन जब थोड़ी देर में भी नॉनगियो रिस्पॉन्स नहीं देती तो शिंशु पैनिक करने लग जाता है और रोते हुए उससे भीख मांगने लगता है कि प्लीज उठ जाओ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अब वो जब रोते हुए उसे किस करता है तब जाकर नॉनगियो के वाइटल्स स्टेबलाइज होते हैं और तब शिंशु की जान में जान आती है, क्योंकि आखिरकार नॉनगियो ने जीना चूज करा। वो उससे कहता है शुक्रिया मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। देन अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉनगियो बार बार अपने स्नोई ड्रीम से जगती है। सपने में किसी आदमी की हल्की सी आवाज होती है जो उसे वापस आने के लिए थैंक यू कहता है। सुबह होते होते डिटेल्स धुंधली हो जाती है, लेकिन इमोशंस दिल में रह जाते हैं। धीरे धीरे वो इन सपनों को एक ऑनगोइंग सीरियल की तरह देखने लगती है, जैसे वो पैरेलल जिंदगियां जी रही हो, एक ये वाली और दूसरे दुनिया की नॉनगियो की जिंदगी। अब रियलिटी में नॉनगियो अपने गैप ईयर के दौरान अपने होम टाउन में है, जहाँ वो अपने भाई सीयू के साथ मिलकर एक होम स्टे चलाने में उसकी मदद कर रही है। वो अपने भाई से ये सच छुपा लेती है कि उसकी जॉब चली गई और इस शांत गांव वाली जिंदगी को अपने आप को हील करने के लिए यूज करती है। वो एक दिन अपनी दोस्त चैन के साथ लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त उससे एक मिस्टीरियस गेस्ट के बारे में बताती है जो कि पूरे महीने का रूम बुक करके बैठा है, लेकिन अभी तक उनके होम स्टे में रहने ही नहीं आया। ये बात मजाक जैसी लगती है, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ अनजाना सा एहसास छुपा होता है। अब चैन के जाने के बाद नॉनगियो को बर्फ में एक बेहोश आदमी मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने होम स्टे ले आती है। वैसे वह आदमी कोई और नहीं शिंशुई था, वही उनका मिसिंग गेस्ट जो नॉनगियो को बाद में पता चलता है। देन शिंशु से बताता है कि वो बर्फीले भयंकर तूफान में फंस गया था, उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। नॉनगियो को शिंशु बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन उसके साथ उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। तो वहीं
शिंशु उसकी दूरी भरी नजरें देख चुपचाप उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे सब समझ जाता है। अब रात को अचानक पावर कट हो जाता है तो नॉनग्यो घर से बाहर उसे चेक करने के लिए निकलती है और तभी उसकी मुलाकात एक भालू से हो जाती है। वो नॉनग्यो को देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है और नॉनग्यो सही टाइम पर घर आ जाती है और शिंशु के साथ छुप जाती है। लेकिन वो भालू तो दरवाजा तोड़कर भी अंदर घुस आता है जिससे नॉनग्यो और ज्यादा डर जाती है। बट उस भालू को भूख लगी थी, उसे वहाँ पड़े हुए कप नूडल्स दिख जाते हैं और वो उसे खा के वहाँ से चले जाता है। और इस दौरान शिंशु नॉनग्यो को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है जब तक खतरा टल नहीं जाता। पर वो क्लोज मोमेंट नॉनग्यो के दिल को जोरों से हिला देता है और उसे अपनी ही बढ़ती हुई फीलिंग से घबराहट होने लग जाती है। तो वहीं शिंशु भी बहाने बहाने से उसके करीब आता रहता है ताकि नॉनग्यो उसे रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। अगली सुबह जब वो डैमेज रिपेयर कर रहा होता है जो कि रात को भालू ने थोड़ी तोड़फोड़ कर दी थी, तो तब भी नॉनग्यो और उसके बीच नजदीकियां बढ़ती रहती है जिससे नॉनग्यो का दिल ज्यादा ही अनईजी हो जाता है। कभी वो उसकी ही स्ट्रॉ से जूस पी लेता है तो कभी वो नॉनग्यो के घर सब्जियां लाने के बहाने आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी और चीज में मदद चाहिए। तो नॉनग्यो बिना सोचे समझे उससे पूछ बैठती है कि किसिंग कैसी होती है। बाद में उसे समझ आता है कि उसने क्या पूछ लिया, इसलिए अब वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उससे पहले शिंशु उसे रोक लेता है और कहता है अपनी बात को एक्सप्लेन करो। तो नॉनग्यो हिचकिचाते हुए कहती है कि एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ ये जानने के लिए कि किस करके कैसा फील होता है। तो शिंशु हल्के से स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों एक सॉफ्ट और ऑकवर्ड सा अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं, लेकिन लगातार किस करने पे नॉनग्यो की सांसें ही रुक जाती है। ये देख वो पूछता है क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि सांस कैसे लेते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं और हिचकिचाते हुए जल्दी से गुड नाइट बोलकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसका दिल बिल्कुल उलझा हुआ था। पर फिर भी वो इस बात को झुठला नहीं पाती कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जुड़ रहा है। वैसे अगले दिन तक वो शिंशु के साथ हुई इंटीमेसी से हड़बड़ाई हुई होती है और जब वो उसके घर आता है तो वो थोड़ी झिझक के साथ उससे पूछ ही लेती है कि किस करते वक्त सांस कैसे लेते हैं। अब जो बात एक इनोसेंट से लेसन से शुरू होती है वो धीरे धीरे इंटेंस होती जाती है क्योंकि शिंशु अपना कंट्रोल ही खो देता है। नॉनग्यो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर शिंशु ने उसके हाथ जोरों से पकड़ लिए थे, लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि वो अपने इमोशंस में बहकर नॉनग्यो को हर्ट कर रहा है। तो वो तुरंत रुक जाता है और उससे माफी मांगता है। उसे थोड़ा गिल्ट होता है कि उसने नॉनग्यो की फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो अपनी खुद की बढ़ती हुई फीलिंग्स कन्फेस करता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वो उससे प्यार करने लग गया और उसकी क्यूरियोसिटी का फायदा उठा के उसे किस करा। वो ये तक कह देता है कि अगर नॉनग्यो उससे डिस्टर्ब और अनकंफर्टेबल हो रही है तो वो यहाँ से चले जाएगा, लेकिन नॉनग्यो उसे रोक लेती है और खुद आगे होके सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो दोनों प्रॉपर डेटिंग ट्राई करें, यानी सीरियसली वाली। अब अगले ही पल से वो दोनों एक बहुत ही क्यूट कपल की तरह रहने लगते हैं और शिंशु उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू। बीच बीच में कुछ अनईजी साइंस भी दिखते हैं नॉनग्यो को, जैसे उस पे विश्वास मत करो वो झूठा है। पर जब वो उन साइंस को दोबारा ध्यान से देखने चाहती है तब तक तो वो साइंस वहाँ से गायब ही हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक नॉनग्यो एक ऐसा सीन देख लेती है जो उसे अपने भाई की मौत याद दिला देता है और उसी पल इल्यूशन टूट जाता है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये शांति वाली जिंदगी रियलिटी नहीं बल्कि एक सपना है, एक ऐसा सपना जो तब बना था जब वो कोमा में थी। और जहाँ तक रही शिंशु की बात, वो बार बार सनसेट फॉरेस्ट की फॉग की मदद से उसके सपनों में आता रहता है सिर्फ और सिर्फ उसे जगाने के लिए। और डॉक्टर का कहना होता है कि नॉनग्यो कोमा में इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कोई फिजिकल इंजरी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने खुद जागने का फैसला ही नहीं किया। पर शिंशु भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो बार बार उसके सपनों में एंटर करता है और पता चलता है कि ये वो 9th बार उसके सपने में गया था। वैसे शिंशु का सामना करते हुए वो उसे बताती है कि जब जब उसने उसे रियलिटी याद दिलाने की कोशिश की है तब तब उसने नई सपनों की दुनिया बना ली है सिर्फ और सिर्फ दर्द से बचने के लिए। वो ये भी रिवील करती है कि शिंशु का नाम ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में खतरे की घंटी दिखाता है क्योंकि उसके पास्ट के धोखे और उसके भाई की मौत एक ऐसा जख्म है जो वो कभी नहीं भूल सकती। ये सब सुनकर शिंशु रोते हुए उसे माफी मांगने लगता है और अंदर से ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। तब नॉनग्यो बहुत कोल्ड तरीके से कहती है कि उसके भाई सियो की मौत की याद एक ऐसी याद है जो उसे सहन ही नहीं हो रही। गिल्ट और लॉस से भरी हुई रियलिटी जीने से तो बेहतर है कि मैं सपनों में ही रहूं। वैसे शिंशु के माफी मांगने पर नॉनग्यो को एक कड़वा सच समझ आता है कि अनगिनत सपनों में शिंशु की किस्मत यही है कि वो बार बार नॉनग्यो के प्यार में पड़ता रहेगा और उसकी यही किस्मत उसके लिए सजा बनेगी। वो उसे कहती है हर बार सपने में मैं अपना प्यार तुम्हें दूंगी तो सही, लेकिन हर बार जो तुम्हें मुझे खोने का दर्द सहना पड़ेगा ना तब तुम्हें मेरा
दर्द समझ आएगा। शिंशु रोते हुए मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। लेकिन नॉनग्यो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मैं अपनी अगली कहानी लिखने जा रही हूँ, बट आई होप कि तुम उसमें ना हो। ये कहकर वो अपने नए सपने में चली जाती है और शिंशु प्रेजेंट में आ जाता है। पर वो ठान लेता है कि अगर नॉनग्यो सपनों से बाहर नहीं आएगी तो वो भी उसके साथ वहीं रुकेगा। ये सोचकर वो वापस उसके सपने में घुस जाता है और शिंशु के सबकॉन्शियस के अंदर नॉनग्यो उसका बीता हुआ सच देख लेती है, जैसे अपने माँ बाप के कातिल से लिया गया बहरम बदला और वो कभी न खत्म होने वाला चक्र यानी एंडलेस साइकिल, जिसमें वो वायलेंस और खुद को तोड़ने के बीच फंसा हुआ है। यानी पहले वो उस कातिल को मारता है और फिर दूसरे कमरे में सीयू को, और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। अब जब सपना एक डरावने नाइटमेयर में बदल जाता है तो नॉनग्यो बीच में शिंशु को रोक देती है। तब उसे समझ आता है कि शिंशु का हर नफरत भरा काम असल में उसके खुद के खिलाफ होता है, यानी वो अभी तक सीयू को नहीं मार रहा था, वो खुद को मार रहा था। ये समझकर कि नफरत को जारी रखना उन दोनों को और ज्यादा कैद कर देगा, अब नॉनग्यो इस एंडलेस साइकिल को तोड़ने का फैसला करती है और शिंशु को वहां से बाहर ले आती है और दोनों प्रेजेंट टाइम में साथ में जागते हैं। पर शिंशु उदास होकर मान लेता है कि वो नॉनग्यो को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता और एक्सेप्ट करता है कि उन्हें अब एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर है। घर आकर शिंशु नॉनग्यो से ये बात क्लियर कर देता है कि सीयू उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार नहीं है बल्कि डायरेक्टर शिया है, और ये सच नॉनग्यो को आखिरकार मन का सुकून और पूरा क्लोजर दे देता है। अब उन दोनों के अलविदा होने से पहले शिंशु बहुत ध्यान से नॉनग्यो का सामान पैक करता है, उसकी दवाइयाँ और सेहत का ख्याल रखता है बिना कुछ कहे, सिर्फ केयर के साथ। अब वो उसे रेस्ट करने का कहकर जाने लगता है तो नॉनग्यो उसे रोक लेती है क्योंकि वो उनके अच्छे पलों को अपने साथ लेके जाना चाहती थी, और इसलिए उस रात दोनों एक दूसरे के साथ अपना रोमांटिक पल शेयर करते हैं। नॉनग्यो मान लेती है कि वो उससे पूरी तरह प्यार भी करती है और नफरत भी, और शिंशु उसे थैंक्स कहता है कि उसने रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे एक थामा हुआ फैसला दिया। अब जब सुबह शिंशु उठता है तो पता चलता है कि नॉनग्यो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। अब पूरे 1.5 साल बाद का टाइम दिखाते हैं। नॉनग्यो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है और वो वायरस का इलाज ढूंढने के लिए मेडिकल रिसर्च में पीएचडी शुरू करती है। जब उसके कलीग्स उसे बाहर चलने को कहते हैं कि वो उनके साथ कहीं बाहर घूमने चले तो वो मना कर देती है और मुस्कुराते हुए लिंचुआन की तरफ आगे बढ़ती है जो उसे लेने आया होता है, और वो अपने कलीग्स को बताती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।